सो फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो फिर से कंटिन्यू करना चाहूँगी केस टेकिंग के ऊपर, जो कि मैंने एलैबोरेट किया है अपनी ही बुक में। जो मैंने लिखी है, सिर्फ मैंने लिखी है, लेकिन उसको लिखवाई किसने है ना, वो डॉक्टर मिलिंद राव सर ने लिखवाई है। क्योंकि उसमें मैंने जो भी मेंशन किया है वो उन्हीं के टीचिंग्स हैं, और उनको मैंने कैसे क्लिनिकली अप्लाई किया और कैसे सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स हैं, वो मैंने कुछ 50 रेमेडीज़ हैं उसमें, और केसेस हैं उसी के बेसिस पे, वही केस टेकिंग के पैटर्न के बेसिस पे। तो इनिशियल आपकी जो जर्नी है होम्योपैथी में, या फिर जब आप अप्लाइड माइंड मेथड को अडॉप्ट करते हैं, तो आपके केसेस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक आसान से तरीके से, जो कि बेस्ड है हमारी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन फाउंडेशन हैनिमन सर का ही है। वहाँ से हमने कोई भी तोड़ मरोड़ करके नहीं उसको लगाया है, बस उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। सर ने हमको होम्योपैथी सिंप्लीफाई करके कैसे प्लेटर पे दी कि ये लो, क्योंकि ऑर्गेनॉन में अफोरिज्म्स दिए सर ने, हैनिमन सर ने, लेकिन वो उनकी जो सोच थी वो बहुत ऊंचे लेवल की है। तो वो ऊंचे लेवल की सोच को हम एज बिगनर कैसे अप्लाई करें, वहाँ बहुत अड़चनें आती हैं। और ये जाना हुआ फैक्ट है कि जितने लोग होम्योपैथी करते हैं उसमें से 80% प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 20% ही प्रैक्टिस में उतरते हैं, या उससे भी कम है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे क्लास में से आज भी 105 में से बहुत गिने चुने, इन्हीं हथेलियों की उंगली पे मैं काउंट करके बता सकती हूँ कि इतने ही लोग प्रैक्टिस करते हैं 105 में से। तो ये संख्या देखिए आप। तो हमारा एचएचएफ का मोटो क्या है ना, कि एटलीस्ट अगर 50% भी लोग होम्योपैथी ही प्रैक्टिस करने लगे, बाकी भी करेंगे धीरे धीरे, लेकिन ये जो है कि ये 5-10% से उठ के अगर हम बीएचएमएस के कॉलेजेस हैं तो उनमें से होम्योपैथ्स ही बाहर निकले, ये उसी का एक क्या बोलूँगी, एक स्टेप है एचएचएफ एकेडमी। और जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वीडियोस बनाना, लेक्चर्स लेना, सेमिनार्स कंडक्ट करना, तो यही एक मोटो से करते हैं। तो अगर आप देखें, आईपीआर पे मैंने छोड़ा था पिछली बार कि आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स, पहले सबसे पहले जो बच्चा बोलना सीखता है वो माँ, बाबा, पापा, चाचा, मामा, है ना। तो ये जो सीखता है, ये क्या बनाया उसने ना, ये अपना डोमेस्टिक सर्कल बनाया। क्रॉल करना सीखा, भागना सीखा, घर के बाहर निकला, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड सर्कल बनाए, सोशल सर्कल। मंदिर जाना सीखा दादी बाबा के साथ, रिलीजियस सर्कल बनता है। तो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस की होली मना रहे हैं सबके साथ में, तो ये बन गया अपना सोशो कल्चरल रिलीजियस सर्कल। फिर वो और बड़ा हुआ तो स्कूल जाना सीखा, स्कूल से बना कॉलेज, कॉलेज से गए ऑफिस, तो ये बना प्रोफेशनल सर्कल। जब इतना प्रोफेशनल सर्कल में ग्रो होने लगा तो कमाता कितना है भाई, तो इकोनॉमिक स्टेटस बना। तो यहाँ से हमको समझना है कि व्यक्ति अगर बीमार पड़ा तो इन 4 लेवल में से कहाँ पे उसको कोई तो दिक्कत आई है, कोई बात मन को छुई है, कहीं तो अडेप्ट होने में उसको मुश्किल आई है। तो वो हमेशा सर एक एक्सिस बनाते थे, पी और ई लिखते थे, पर्सन, एनवायरनमेंट, और एक एरो इधर, दूसरा एरो इधर। मतलब ये दोनों, पर्सन एंड एनवायरनमेंट, इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये जो इंटर सब कुछ है, एक दूसरे के वजह से सामंजस्य में सब कुछ चलता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसी चीज़ को साइंस में बताया गया है। तो इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल लेवल पे समझना चाहिए, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन वहीं पे प्रिस्क्राइब होती है, और यही एक मेडिसिन है जो इस लेवल पे जाके इंसान को करेक्ट करती है। उसकी बीमारी तो ठीक होती ही है, लेकिन उसका जो आपसी तालमेल है अपने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से, वो भी सुधरता है। तो इसको अगर थोड़ा सा और एडवांस करें तो हमको केस टेकिंग में यही सब पूछना है। आप ज़रा वो बुक पढ़िए, मैंने एक एक स्टेप को इलाबोरेट करके बताया है।
तो पर्सन जो है ना वो कैसे अफेक्ट हुआ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से, क्योंकि डॉक्टर केंट ने कहा है, उनकी अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उनने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताया है कि पर्सन इज़ कंपोज्ड ऑफ हिज विल एंड अंडरस्टैंडिंग। और उन्हीं के बुक में उनने इतना अच्छे से बताया है कि वो विल एंड अंडरस्टैंडिंग उसकी सिर्फ उसके दिमाग में नहीं है, ओके, उसके व्यवहार में नहीं है, लेकिन उसके शरीर के कण कण में बसी हुई है। तो वही बात हमने पिछले वीडियो में की कि कण कण में भगवान बसे हैं। ये क्या है ना, ये जो गुप्ता सर जब सहज योगा की बात करते हैं तो वो एक आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये एक बड़े लेवल की बात है। अगर इसी को हम थोड़ा सा और डॉक्टर केंट की बातों को, मेडिटेशन के जो इतने गुरु हैं वो जो हमको बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं। विल क्या हो गया, जो हमारी विल पावर बोलते हैं ना, कि अगर मरते मरते इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी भी बीमारी से ठीक हो सकता है या कहीं भी अपने आप को उठा सकता है। तो हमेशा अपनी विल पावर को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए। क्योंकि राव सर बताते थे कि जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, जो कोमा हैं, जो इंजरीज़ हैं, उसमें भी हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर समझें कि वो लाइफ के किस सिचुएशन से गुज़र रहा था, तो वो जो गुज़र रहा था उसको हमको समझना ज़रूरी हो जाता है अगर उसको पूरी तरह से बाहर निकालना है तो, कि उसकी विल पावर कैसी थी या वो कौन से संकटों से अपने आप को उभारने की कोशिश में लगा हुआ था, क्या वो कितना पॉजिटिव था या वो कितना नेगेटिव था, उसका व्यवहार, उसका जो अंदर की एक इच्छा थी वो कैसे डायरेक्शन में जा रही थी। तो उससे हमको एक आइडिया मिलता है कि ये इंजरी जो राव सर ने ही बताया था कि हर टाइप की इंजरी, एक्सीडेंट, ये एक गिल्ट के वजह से होता है। गिल्ट मतलब हम अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं कि ये मेरे कारण, मैंने नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, खुद से नाराज़गी, सेल्फ पनिशमेंट। तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा होता है। तो जब हम सोचते हैं यार भूल हो गई मुझसे, और वो माफ़ नहीं कर पाते अपने आप को, या फिर जिससे उनने गलत व्यवहार किया उसको अप्रोच नहीं कर पाते या करेक्ट नहीं कर पाते उन व्यवहारों को, तो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स तो वो विल एंड अंडरस्टैंडिंग है ना, हमारी शरीर के अंग अंग में बसी हुई है। तो वैसे ही उनने हमको फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी दी जिसके ऊपर भी हमारी बुक आधारित है, थर्ड आई प्रिस्क्रिप्शन। तो वो भी ऐसे ही है कि डॉक्टर मयूर महाजन हैं जिनने टेक ओवर किया एज अ प्रेसिडेंसी ऑफ HHF सर के जाने के बाद, डॉक्टर मिलिंद्रा सर के जाने के बाद, और लिखी उनने है, लिखवाई उनने है। तो ऐसी ही बात है कि वो साइकोडायनामिक्स का टर्म सर ने हमको इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमको ये समझाया कि ना तुम इंसान को समझो और उसकी बीमारी से उसको कनेक्ट भी करो। तो ये जो होता है ना कि आप देखेंगे लुई हे सर ने एक बुक का नाम बताया था और बायोजीनियोलॉजी बताया था। ये 2 बुक्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। जितना आप उनको पढ़ें उतना कम है, मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि आज भी मैं जब बायोजीनियोलॉजी खोलती हूँ तो मुझे वही चीज़ें जो मैंने 10 साल पहले पढ़ी थी वो एक नए रूप में सामने आती हैं मेरे। तो ये बहुत डीप सीटेड नॉलेज है। इसको हम थोड़े ही वीडियो में या फिर 3-4 लेक्चर अटेंड करके नहीं समझ सकते हैं। हमको उनको बार बार पढ़ना ज़रूरी है और फिर हम उसका एप्लीकेशन समझ सकते हैं। तो ये जो सेल यूनिट है उसका विल एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया? विल हो गई हमारी इच्छाएं, और अंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो इच्छा को हम कैसे समझते हैं और लॉजिकली अप्लाई करते हैं लाइफ में। तो बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ढीठ बना हुआ है कि नहीं मुझे तो चाहिए। माँ बता रही है बेटा तू जब आइसक्रीम खाता तेरा गला बैठ जाता है। नहीं, बर्थडे पार्टी है, मेरे सारे फ्रेंड्स खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ। तो माँ उसको समझा ही नहीं पा रही है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। उसका अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? ऑब्स्टिनेट तो आप लगाएंगे,
ठीक है, कि वो अटका हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं खाऊंगा तो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊंगा, तो वो ढीठ बना हुआ है। तो क्या होता है, फिर माँ बोलती है जा खा ले, पर पड़ बीमार। तो वो आइसक्रीम खाता है और उसी रात उसको टेम्परेचर आ जाता है। तो ये बात क्या हो गई, यहाँ पे जो इच्छा थी, विल थी, वो एट पार नहीं थी अंडरस्टैंडिंग के। अंडरस्टैंडिंग चली गई दूसरे लेवल पे, विल रही अपने अड़ियल पने पे कि वो समझने को ही रेडी नहीं है। तो जहाँ पे विल एंड अंडरस्टैंडिंग एक तालमेल से चलती है, तब हम हेल्दी रहते हैं। जैसे ही वो तालमेल बिगड़ता है, डिजीज़ प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर हैनेमन सर ने बताया है कि हमारे अंदर वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स मतलब एक शक्ति है जो हमको चलाती है। ये सामान्य रूप से एक धारा में बहती है। जैसे ही यहाँ पे इम्बैलेंस आया ना, वो वाइटल फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि उन्होंने साइकोडायनेमिक कनेक्शन बताया कि सपोज टॉन्सिल्स में कि मुझे करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो टॉन्सिल्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे वो शक्ति डिस्टर्ब्ड एनर्जी प्रोवाइड करती है, एक बैलेंस्ड एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती। जब बैलेंस एनर्जी चलती है तो सब ऑर्गन्स एकदम फर्स्ट क्लास बैलेंस वे में चलते हैं। उनका इनपुट, उनका आउटपुट, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन सब परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में चलता है। जैसे ही डिस्टर्ब्ड एनर्जी गई, वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, एनर्जी का फ्लो। और फिर एनर्जी का फ्लो रिस्टोर कैसे होता है, रिस्टोरेशन ऑफ सिक टू हेल्थ, जब होम्योपैथिक मेडिसिन जाती है, क्योंकि इट इज़ अ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन एंड इट इज़ द ओनली पोटेंटाइज्ड मेडिसिन विच कैन करेक्ट दिस फ्लो ऑफ एनर्जी। वो विल एंड अंडरस्टैंडिंग के बैलेंस को बनाती है। इसीलिए जब आप डोज देंगे तो आपका पेशेंट यही कहेगा कि मुझे शांत लग रहा है, मुझे कहीं तो रिलैक्स लग रहा है, मुझे कहीं तो ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं। तो यहाँ पे विल एंड अंडरस्टैंडिंग का बैलेंस फिर से आता है, एनर्जी फ्लो एकदम परफेक्ट होने लगता है। जहाँ वो डिस्टर्ब हुआ होता है तो वहाँ पे या तो उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है या घट जाती है। तो उसको हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन वो लेवल पे जाके सेटल करती है। अगर डेफिशिएंसी हो रही है, फंक्शनिंग कम हो रही है, डेफिशिएंसी होने लगेगी, और फिर हमको आर्टिफिशियल उसको फॉर्म में टैबलेट्स, हार्मोन्स, ये सब देने पड़ते हैं। एफिशिएंसी बढ़ जाती तो हमको रोक लगाना पड़ता है कि लूज मोशन हो गए, रोको रोको। तो ऐसा होता है। तो ये सब जो है ना, कि जैसे हमको डाइजेशन ही नहीं हो रहा है, एसिमिलेशन ही नहीं हो रहा है, तो स्टोन बनने लगे तो उसको अब निकालो। तो ये हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हर लेवल पे काम कर सकती है, मेंटल से लेके फिज़िकल, पैथोलॉजिकल, ग्रेव पैथोलॉजिकल, हर जहाँ पे सिम्टम्स भी इतने प्रोनाउंस नहीं हैं, लेकिन बस पेशेंट ये बोले जा रहा है मुझे नींद ज़्यादा आ रही है आजकल, या नींद आ ही नहीं रही है, मुझे भूख ज़्यादा लग रही है या भूख लग ही नहीं रही। तो हम फिज़िकल जनरल्स कंसिडर करना सिखाया है हमको कि फ़िज़िकल जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो निशानी है कि डिज़ीज़ आने वाली है, बीमारी आने वाली है। वो जो एनर्जी डिस्टर्ब होती है, ये फ़िज़िकल जनरल्स के थ्रू बताते हैं कि तुम अभी ही मेडिसिन ले लो या अभी ही अपने आप को बैलेंस में ले आओ, अपनी समझदारी से या मेडिटेशन से या होम्योपैथिक मेडिसिन से, जो भी करते हैं। जो हम बोलते हैं लोग बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अवेयर होते हैं अपने बारे में। तो यही काम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करती है इंसान को सूझबूझ के साथ चलने में। तो इसका और एप्लीकेशन हम कैसे करें क्लिनिकल लेवल पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसको -- लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।